ओवर द इयर्स क्या होता है कि फैक्टर 8 के इन्फ्यूजन्स दे दे के, चाहे वो FFP से दिए जाएं या डायरेक्ट रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद वॉन रिबेंड फैक्टर दिए जाएं, तो आपकी बॉडी उसको एज फॉरेन एजेंट कंसिडर कर लेती है, उसको रिकग्नाइज कर लेती है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम शुरू कर देती है। वो इम्यून सिस्टम जो है वो फैक्टर 8 को रिकग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये कॉन्जेनिटल हीमोफीलिया में भी होता है और इसको एक्वायर्ड हीमोफीलिया भी कहते हैं। यानी एक नॉर्मल बंदे के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है कि उसको किसी वजह से फैक्टर 8 का इंजेक्शन लगाना पड़ा या FFPs देने पड़े किसी वजह से, किसी और वजह से, तो उसमें भी ये चीज़ शुरू हो सकती है, तो उसको एक्वायर्ड हीमोफीलिया कहते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि फैक्टर 8 को बाईपास कर देते हैं। जैसे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो मैकेनिज़्म होते हैं क्लॉटिंग के। जो एक्सट्रिंसिक है उसके अंदर फैक्टर 7 यूज़ होता है और इंट्रिंसिक के अंदर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 यूज़ होते हैं। तो होता क्या है कि हम फैक्टर 8 को बाईपास कर देते हैं। इसको कहते हैं फैक्टर 8 इनहिबिटर बाईपासिंग एक्टिविटी, फीबा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटेड फैक्टर 8 के इंजेक्शंस जो होते हैं वो पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। उसमें भी अगर फैक्टर 7 का इंजेक्शन ना हो तो सिंपल FFP देने से भी पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। कल ही एक हमारे पास पेशेंट आया कि उसको ब्लीडिंग है विच इज़ रिफ्रैक्टरी टू द फैक्टर 8 इन्फ्यूजन्स, लेकिन वो FFP को रिस्पॉन्ड कर रहा है और फैक्टर 7 को रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी ब्लीडिंग। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर फैक्टर 8 के इनहिबिटर्स एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं। जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको चेक करने के लिए टेस्टिंग मौजूद होती है लैब्स के अंदर, लेकिन यूजुअली हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं जब पेशेंट को इन्फ्यूजन्स लग रहे हों या ब्लड लग चुका हो, तो उस वक्त करवाते हैं। तो उस सूरत में वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, या पेशेंट बाज़ का स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, उस सूरत में वो नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इसको यूजुअली जब ब्लीडिंग एपिसोड नहीं है और कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कोई ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा की होल ब्लड की, तो उस वक्त इसको इनकी जो टेस्टिंग है वो करनी चाहिए। तो फैक्टर 7 हम दे सकते हैं। दूसरा, हम पेशेंट को डिसेंसिटाइज करते हैं। डिसेंसिटाइज कैसे करते हैं कि उसको फैक्टर 8 का इन्फ्यूजन देते हैं, साथ में स्टीरॉयड देते हैं। उससे क्या होगा कि वो उसको टॉलरेट करना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता। जो यानी कि नई एंटीबॉडी और नई रिकग्निशन का प्रोसेस रुक जाएगा और जो पहले से एंटीबॉडीज़ पड़ी होंगी वो ओवर अ पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वो ख़त्म हो जाएंगी या कंज्यूम हो जाएंगी। और साथ में फिर ये कि साथ में स्टीरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं और IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। स्टीरॉइड आप समझ लें कि 1-2 हज़ार रुपये में उसकी डोज आ जाती है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी, और उसकी लाखों में जाती है। तो ये हो सकता है, उसको डिसेंसिटाइज किया जाता है। उसके अलावा ये कि इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन, इसमें भी क्या होता है कि हाई डोजेज ऑफ फैक्टर 8 और अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उसके साथ साथ फिर हम स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं और उसके साथ साथ फिर हम रिटक्सीमैब देते हैं। रिटक्सीमैब जो होती है विच इज़ एन एंटीबॉडी विच इज़ अगेंस्ट योर ओन एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन सेल्स, यानी कि जो आपकी एंटीबॉडी सेल्स बनाते हैं उनके अगेंस्ट वो एक्ट करती है। बेसिकली रिटक्सीमैब इज़ एंटी CD20 सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि आगे चल के प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और उनसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन जो है वो उसमें की जा सकती है। उसके अलावा एमिसीज़ुमैब जो है ये एक नोवल ड्रग है, दिस इज़ ऑल्सो एन एंटीबॉडी। ये क्या करती है कि फैक्टर 8 के तौर पे काम करती है। फैक्टर 8 का नॉर्मल काम क्या है कि फैक्टर 9 की बाइंडिंग को फैक्टर 10 के साथ मीडिएट करता है और उससे फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है और आगे क्लॉटिंग का मैकेनिज्म चलता है। ये उसमें फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को एमिसीज़ुमैब ये उसको बाइंड कर देती है
उसको बाइंड करेगी तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग का जो मैकेनिज़्म है आगे चलना शुरू हो जाएगा। फीबा के रिज़ल्ट्स 100% हैं। डिसेंसिटाइजिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 40-50% हैं, और इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन के रिज़ल्ट कुछ 70-80% हैं, और एमिसीज़ुमैब जो है इसकी भी रिज़ल्ट्स 90% से ऊपर हैं। तो लेकिन दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव अगेन, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये अवेलेबल भी नहीं होती। तो ये तरीके थे कुछ उसको करने के। फैक्टर 8 में अगर कोई काम ना चल रहा हो तो प्लाज्मा कितना देना है, 15 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट पर डे। वो 1 से 2 बैग्स डिपेंडिंग अपॉन द वेट वो लगते हैं। इसी तरह जो जितने यूनिट्स प्लाज्मा के बनते हैं उतने यूनिट सीपी यानी कि क्रायो प्रेसिपिटेट के भी दिए जा सकते हैं। प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट में प्लाज्मा थोड़ा सा सुपीरियर होता है, क्रायो प्रेसिपिटेट थोड़ा सा उससे इन्फीरियर होता है। लेकिन जब आपने एक पेशेंट को डेली बेसिस पे कोई चीज़ देनी है तो उसमें जो सीपी है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे वॉल्यूम ओवरलोड जो है वो पेशेंट डेवलप नहीं करता। प्लाज्मा से पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड डेवलप कर सकता है, साथ में उसको कोई ना कोई एंटी डायूरेटिक कोई ना कोई डायूरेटिक देनी पड़ती है। लेकिन ज़ाहिर है कि पेशेंट को चोट लगी होती है और पेशेंट ब्लीड कर रहा होता है, तो उसके लिए बार बार वॉशरूम उठ के जाना वो ज़रा फिजिबल नहीं होता, पेनफुल होता है। तो अगले इसमें एक और चीज़ ये है कि जब जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाए और जब आपको पता चल जाए कि ब्लीडिंग रुक गई है, तो आपने उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। उससे जॉइंट पे प्रेशर कम होगा, उसकी जो है मोटिलिटी मूवमेंट जो जॉइंट की वो ज़रा बेहतर हो जाएगी, और प्रेशर कम हो जाएगा, और पेनफुल जो क्राइसिस है वो ज़रा थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे पेन को कैसे मैनेज करना है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।